एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जो जेएंडके का विद स्पेशल रेफरेंस है प्लस जीके का जो पोर्शन है, जो 30 मार्क्स का पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको, आज हम वो 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपने खुद पहले इन क्वेश्चन को ट्राई करना और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने 30 में से अपना स्कोर जरूर बताना है। दिस इज नॉट जस्ट एन एमसीक्यू सेशन, मैं आपको बोलता हूँ। इसके साथ हम आपको चीज़ों को रिवाइज भी करवाते हैं ताकि टॉपिक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाए फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद कंटेंजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। तो कौन सी सेक्शन है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो डील करती है कंटेंजेंसी फंड के साथ? ठीक है, सेक्शन 68, 58, 59 या 69? पहले आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड वेल। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सेक्शन 69 जो है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ, वो डील करती है किसके साथ? कंटेंजेंसी फंड के साथ। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने एक होलिस्टिक वीडियो डाली हुई है, बहुत से बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें ही है वो वीडियो। देखो आपने जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ा। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन बिल सबसे पहले रखा गया राज्यसभा में 5 अगस्त में। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 5 अगस्त में राज्यसभा में रखा गया होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, उधर से पास हो गया 5 अगस्त में। 6 अगस्त में ये लोकसभा से पास हुआ, ये भी आपको पता है। और इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला कब? 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त में प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया और ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। ठीक है, इफेक्ट में कब आया? 31 अक्टूबर को। कब आया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को, इसी दिन को हम नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब ये जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें टोटल 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 14 पार्ट्स हैं। कितनी सेक्शन है? 103 सेक्शन हैं। और कितने शेड्यूल्स हैं? 5 शेड्यूल हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया और सभी सेक्शन, सभी पार्ट्स और सभी शेड्यूल्स आपको मैंने बताए थे। अब ये जो 14 पार्ट्स हैं, इसमें जो सेक्शन 69 है कंटिजेंसी फंड वाली, ये कौन से पार्ट में आती है? ये पार्ट 7 में आती है। ठीक है, तो अभी मैं ये सारे पार्ट नहीं बताऊंगा, बट मैंने आपको इस तरह से याद करवाया था कि कौन से पार्ट में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन आते हैं, तो वो याद करना आपके लिए इजी था। ठीक है, तो पार्ट 7 जो है ना, मिसलेनियस ट्रांजिशनल प्रोविजन, उसमें आती है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, अब कंटिजेंसी फंड की सेक्शन 69 है, बट इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने याद रखनी है। देखो सेक्शन 67 जो है वो डील करती है कंसोलिडेटेड फंड। किसके साथ? कंसोलिडेटेड फंड। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड के साथ सेक्शन 67 डील करती है। पब्लिक अकाउंट के साथ सेक्शन 68 डील करती है। 68 किसके साथ डील करती है? पब्लिक अकाउंट के साथ। और 69 सेक्शन किसके साथ डील करती है? वो डील करती है हमारी कंटिजेंसी फंड के साथ, जो हमने देख लिया। ठीक है, इसी के अंदर एक और सेक्शन है पार्ट 7 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सेक्शन 73। जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, उसके साथ डील करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होना किसी, मतलब जेएंडके स्टेट यूटी में, सॉरी, तो वो कौन सी सेक्शन इसके साथ डील करेगा? सेक्शन 73। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हमने रिवाइज कर ली। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, छठी पातशाही गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके। तो जेएंडके की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में छठी पातशाही गुरुद्वारा है, हमें ये बताना है। पुंछ में है, श्रीनगर में है, बारामूला में है या राजौरी में है? ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है ये गुरुद्वारा? ये गुरुद्वारा है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। देखो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये गुरुद्वारा, इसी तरह नंगाली साहिब गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। नंगाली साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो वो पुंछ में है। ठीक है, याद रखना वो कहाँ पर है? पुंछ में। ठीक है, अब ये जो छठी पातशाही गुरुद्वारा ना, ये श्रीनगर के रेनावाड़ी में है। कहाँ पर है? रेनावाड़ी में है, याद रखना। देखो आपने हरी पर्वत फोर्ट का टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नाम सुना होगा। अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर दोनों की पढ़ाई हुई है, तो जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हरी पर्वत फोर्ट, अगर आप को पता है हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, जिसको कोहे मीरान भी कहते हैं, आप सबको पता है कोहे मीरान भी जिसको हम कहते हैं, आपको पता है इसको किसने बनाया था? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी अकबर ने। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। हरी पर्वत फोर्ट में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है गुरुद्वारा, ठीक है, एक गुरुद्वारा है, कौन सा है वो? छठी पातशाही गुरुद्वारा जो हमने देखा। एक है श्राइन, किसकी श्राइन है? मखदूम साहिब श्राइन। कौन सी श्राइन है? मखदूम मखदूम साहिब श्राइन। ये 2 चीज़ें होगी, और एक टेम्पल भी है वहाँ पर, शरीका टेम्पल। ठीक है, शरीका टेम्पल। तो ये 3 चीज़ें हैं वहाँ पर, 3 श्राइन्स आ गई। एक आ गया शरीका टेम्पल, एक आ गया मखदूम साहिब श्राइन, और तीसरा आ गया छठी पातशाही गुरुद्वारा। कहाँ पर है? कोहे मीरान, हरी पर्वत फोर्ट में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने सारा कवर करा हुआ है।
एक चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि J&K वाली जो प्लेलिस्ट है, जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट है, उसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जम्मू कश्मीर के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जीके के यहाँ पर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, कौन सी सेक्शन 31 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो किसके साथ डील करती है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके साथ डील करती है? सेक्शन 31 हमें बताना है, ठीक है। तो सेक्शन 31 डील करती है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स के जो सैलरीज एंड अलाउंस है उनके साथ डील करती है। तो ये कौन सी सेक्शन 31 कौन से पार्ट में आएगी? पार्ट थर्ड में आएगी, ये पार्ट थर्ड में आती है। पार्ट थर्ड में टोटल कितनी सेक्शन है? 8 से लेके 57 तक, 8 से लेके 57 तक जितनी भी सेक्शंस है वो कौन से पार्ट में आती हैं? पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, सारा बताया हुआ है आपको, तो बार बार नहीं बताऊंगा, उस वीडियो को देख लेना, ये सारा आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस वेयर चेनाब एंड झेलम मीट्स, वो जगह जहां पर चेनाब और झेलम रिवर मिलती हैं उसका क्या नाम है? तोस मैदान, त्रिमू, मिठान कोट या त्रिवेणी संगम। तो आपने बताना है जहां पर चेनाब और झेलम मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, त्रिमू। त्रिमू जगह है जहां पर चेनाब और झेलम मिलती हैं। कहाँ पर है ये जगह? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, अगर हम वेट फॉर अ वाइल, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ये जगह। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखें, हाँ आ गया, देखो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर है, ये चेनाब झेलम किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये चेनाब झेलम दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपने याद रखना। इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन सी हैं? चेनाब, झेलम 2 ये हो गया, रावी, ब्यास और सतलज रिवर, ठीक है। इनके बारे में ना एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो झेलम का पूछा जाता है, झेलम का एंशियंट नेम क्या था? एंशियंट नेम क्या था, या संस्कृत नेम पूछा जाता है तो वो वितास्ता था। क्या नाम था? वितास्ता। इसको लोकल लैंग्वेज में वेथ रिवर भी कहते हैं, वेथ भी कहते हैं, ठीक है, वेथ भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ये भी याद कर लेना। झेलम का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चेनाब को एंशियंट बोलते थे अस्किनी, क्या बोलते थे? अस्किनी। ऐसे इसको चंद्रभागा भी कहते हैं क्योंकि चंद्र और भागा 2 रिवर्स को मिला के चेनाब रिवर बना है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्यास को बिपास कहते हैं, ब्यास को बिपास, एंशियंट नेम इसका बिपास है या विपास बोलो, ये ब्यास रिवर का है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रावी को पारुशिनी, रावी को क्या कहते हैं? पारुशिनी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो जम्मू की तवी है, इसके लिए भी पूछा जाता है, तवी को सूर्यपुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री, ठीक है। ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाए हुए रिवर्स वाले लेक्चर में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गराना वेटलैंड फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? तो गराना वेटलैंड कहाँ पर है? किश्तवाड़ में है, गांधरबल, बारामूला या जम्मू? पहले खुद ट्राई करो। तो गराना वेटलैंड कहाँ पर है? जम्मू में है। कहाँ पर है? जम्मू में है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेटलैंड, रिसेंट जो वेटलैंड है जिनको रामसर वेटलैंड साइड में ऐड किया गया था, वो कौन से थे? हाईगम एंड शालबुग, हाईगम एंड शालबुग, इनके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाईगम एंड शालबुग जो है ये 2 रिसेंट ऐड किए गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल जम्मू कश्मीर में रामसर साइट्स कितनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। हाईगम और शालबुग रिसेंट ऐड हुए हैं। देख पूछा जा सकता है हाईगम कहाँ पर है? तो हाईगम बारामूला में है, ठीक है, हाईगम बारामूला। और शालबुग कहाँ पर है? शालबुग गांधरबल में है। कहाँ पर है? गांधरबल में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर? तो कौन सा पहला मुगल गवर्नर था कश्मीर का? अब्दुल्ला खान इशाक, दीवान मोतीराम, कासिम खान या डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। तो कौन से पहले मुगल गवर्नर थे कश्मीर के, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन सी, कासिम खान वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट मुगल गवर्नर भी पूछ सकता है, लास्ट भी पूछ सकता है। तो लास्ट कौन थे? इफ्तिकार खान। लास्ट कौन थे? इफ्तिकार खान, ये लास्ट थे। और पहले कौन से थे? कासिम खान, मुगल गवर्नर कश्मीर के, ठीक है। ये चीज़ याद करना, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म परफॉर्म ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल। तो कौन सा ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म जो है लोहड़ी के टाइम पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है? हिरन, कुड, बच्चा नगमा, बैंथी। तो कौन सा किया जाता है? हिरन किया जाता है। ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ही ये कवर करवाया था मैंने, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, टोटल 30 आएंगे, उसमें जम्मू कश्मीर का 8-10 क्वेश्चन होने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन भी था। हु रिसीव द MS स्वामीनाथन अवार्ड इन 2024? तो 2024 का MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज, थवार चंद गहलोत वाशी, चौधरी चरण सिंह,
राजमाता विजय राजे सिंधिया। तो किसको मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 का? तो प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। ठीक है, प्रोफेसर BR कंबोज वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर हैं। इनको मिला है इस साल का MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडिया कार्डेमम हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ। कार्डेमम हिल्स, इलायची वाली पहाड़ियाँ जिसे कहा जाता है, वो किसकी कॉन्टिन्यूशन है? ईस्टर्न घाट्स की, मिजो हिल्स की, नागा हिल्स की, या वेस्टर्न घाट्स की? देखो आपको पहले पता होना चाहिए कार्डेमम हिल्स है कहाँ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा अगर आपको कार्डेमम हिल्स पता है। देखो मैं आपको मैप के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ। ये इंडिया का साउदर्न का मैप आ गया। ठीक है, ये आ गया ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे ईस्टर्न एरिया में, और ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये कुछ याद रखना। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊपर कर्नाटका वाले एरिया में बाबा बुडन हिल्स हैं। कहाँ, कौन सी हिल्स हैं? बाबा बुडन हिल्स। कहाँ पर है? कर्नाटका वाले रीजन्स में बाबा बुडन हिल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन वगैरह होती है, उसके नीचे आ जाती है हमारी नीलगिरी हिल्स। कौन सी आ जाती है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के साथ में ही, यही नीलगिरी हिल्स में ही डोडा बेटा आ जाती है पीक। डोडा बेटा, डोडा बेटा पीक वेस्टर्न घाट में, याद रखना। एनाई मुडी भी वेस्टर्न घाट में है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी में ही डोडा बेटा आ जाती है आपकी। उसके नीचे आ जाती है आपकी एनामलाई हिल्स। नीलगिरी हिल्स ऊपर है, एनामलाई हिल्स नीचे हैं उसके। तो कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे देता है, मैंने एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो नीलगिरी हिल्स ऊपर है, वहां पर डोडा बेटा है, उसके नीचे एनामलाई हिल्स आ जाती हैं। उसके साथ ही हमारी क्या है? एनाई मुडी। ठीक है, एनाई मुडी उसके नीचे ही आ जाते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर क्या है? कार्डेमम हिल्स। सबसे नीचे क्या है? कार्डेमम हिल्स हैं, ये आपने याद रखना। सबसे साउथ में है कार्डेमम हिल्स। ठीक है, तो कहाँ पर है कार्डेमम हिल्स? वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में थोड़ी है। तो वेस्टर्न घाट इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कार्डेमम हिल्स का किसकी कॉन्टिन्यूशन है? वेस्टर्न घाट्स की एक्सटेंशन ही आ जाती है नीचे वाले पोर्शन में कार्डेमम हिल्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स इन ऑफ द साउदर्न फ्रॉम साउदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपने नॉर्थ टू साउथ लगानी है। ये क्या है? आपकी कुछ हिल्स हैं। ठीक है, हिल्स के नाम है इनके, नॉर्थ टू साउथ आपने लगाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ बता भी दिए। नीलगिरी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, नलामला हिल्स, अनामलाई हिल्स। देखो कार्डेमम हिल्स सबसे नीचे है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। कार्डेमम हिल्स सबसे नीचे है। ठीक है, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा। अब 2 लास्ट वाले 3 ऑप्शन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 2 लास्ट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2। तो अभी तो ये क्वेश्चन नहीं निकला। देन कार्डेमम हिल्स, उसके बाद नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आपको पता है ऊपर है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स ऊपर थी, अनामलाई नीलगिरी के नीचे थी। ठीक है, अनामलाई नीलगिरी के नीचे थी। इसका मतलब नीलगिरी ऊपर है, 1 ऊपर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके नीचे अनामलाई हिल्स उसके नीचे हैं, और कार्डेमम तो लास्ट में। अब आपको यहाँ पर इस आंसर तक पहुँचने के लिए पता होना चाहिए नालामला हिल्स कौन सी जगह आती है। देखो नालामला हिल्स वेस्टर्न घाट्स में आती ही नहीं है, वो ईस्टर्न घाट्स की हिल्स है। आंध्र प्रदेश में है मेनली ये। नालामला हिल्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट्स में। तो ये ईस्टर्न घाट्स में है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में तो है नहीं। ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले ऊपर है नालामला हिल्स, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो है वो ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के बाद अनामलाई हिल्स, मैंने आपको बताया, सबसे नीचे कार्डेमम हिल्स है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट मुश्किल बनाने के लिए वो इस तरह से आपको सीक्वेंस पूछ सकता है। देखो मैंने आपको मैप एक वीडियो डाली थी इंडिया के मैप वाली, वहाँ पर मैंने नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उनको बाउंड्री टच करती हैं और इंडिया की स्टेट्स वगैरह दिखाई थी। इसी तरह फिजिकल वाली भी मैंने वीडियो में बताया हुआ, फिजिकल फीचर इंडिया का। आप एक बार इंडिया का मैप जरूर देख लें और वो वीडियो भी देख लें, ताकि मैप रिलेटेड कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन वाला, तो आप उसको ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did Mahatma Gandhi establish the Satyagraha Sabha to carry out anti-Rowlatt Act agitation? रॉयलाट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, जिसके बाद जलियांवाला बाग में मैसेकर भी हुआ। उस एंटी रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी। हमने बताना है वो कहाँ बनाई थी। ठीक है, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत या पुणे में। तो कहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी एंटी रॉयलाट एक्ट के लिए? तो बॉम्बे में बनाई थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, गांधी जी ने कुछ भी बनाया है, कोई पत्रिका निकाली है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करी है, वो सारे एग्जाम के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है, आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। माइकल और डायर जो थे वो गवर्नर थे पंजाब के, और जनरल डायर ब्रिगेडियर थे। उनकी वजह से आपको पता है कितना लॉस हुआ था हमारा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ उसको एग्जामाइन करने के लिए कौन सी कमीशन बनी थी? तो हंटर कमीशन बनी थी। ठीक है, कौन सी कमीशन बनी थी? हंटर कमीशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कमीशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इलोरा केव्स आर सिचुएटेड। इलोरा केव्स कहाँ पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। इलोरा केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछले ही लेक्चर में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाले जो मैं लास्ट लेक्चर डाला उसमें अजंता केव्स का क्वेश्चन था और मैंने सारी अजंता इलोरा केव्स के बारे में एक एक फैक्ट आपको बताया था एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले भी जो मैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की वीडियो डाली है वो देख लो। जनरल साइंस की भी इसी तरह वीडियो डाली है। तो बाकी जो सारी स्टैट्स मैथ्स की वीडियोस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश का, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज सिचुएटेड एज सांची इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो करेक्ट है, ठीक है। सांची में, ये सांची स्तूपा नाम से ही है। इट इज नॉट सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखो अगर ये मध्य प्रदेश में तो महाराष्ट्र में नहीं होगी, तो ये नॉट ही बोल रहा है, नॉट सिचुएटेड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सांची टैग्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1980। सांची को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1989 में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसने पूछा था नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है डी वाली, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सांची का जो स्तूपा है ओल्डेस्ट स्टोन कंपोजिशन इंडिया में है, मान सकते हैं। ओरिजिनली कमीशन्ड बाय एम्परर बिंदुसारा। तो क्या बिंदुसारा ने बनाई थी? आप सबको पता है जो स्तूपाज हैं, जब अशोका ने बुद्धिज्म को ज्वाइन करा उसके बाद ये स्तूपाज विहारास बने थे, आप सबको पता है ये। तो ये बेसिकली अशोका की पॉलिसी थी और उसी ने ही सांची स्तूपा ओरिजिनली कमीशन करा था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर एम्परर बिंदुसारा की जगह क्या होना चाहिए था? अशोका होना चाहिए था, तो फिर ये करेक्ट होता। तो उसने नॉट ट्रू बोला है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म पैसिफिक वाली पॉलिसी स्टार्ट की थी, बुद्धिज्म को ज्वाइन करा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को ज्वाइन करा था। तो ये कुछ चीज़ें एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिलेटेड टू राजस्थान। देखो फोक डांस ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कौन सा डांस राजस्थान से रिलेटेड है? घूमर, जात्र, जादुर या जोरा। घूमर जो है वो राजस्थान का फोक डांस है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। तो सबसे पुराना रेलवे जोन इंडिया का कौन सा है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउदर्न रेलवे या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का? इंडिया के जो रेलवे जोन्स हैं सारी आपको पढ़ाई में विद ट्रिक समझाया था कैसे याद करना। रेलवे जोन्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या क्या नाम है, रेलवेज के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन, वाटरवेज, ये पूछे जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ये सारे मैंने पढ़ाया हुए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट देख लें, उसमें कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर है कौन सा ओल्डेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का? तो साउदर्न रेलवे जो है वो जो ओल्डेस्ट रेलवे जोन है इंडिया के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम। अगर आप कोहिमा से कोट्टयम ट्रैवल करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। देखो ओरिजिन वाली स्टेट भी लेनी है, मतलब कोहिमा भी लेना है। कोहिमा कौन सी स्टेट में? नागालैंड की कैपिटल, मतलब नागालैंड को भी लेना है। और कोट्टयम, कोट्टयम कहाँ पर है? केरला। तो जिसको तो यही नहीं पता है कि ये दोनों कहाँ पर लाई करते हैं, फिर तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को भी लेना है। इसका मतलब दो तो आ गई, नागालैंड और केरला, ठीक है। उसके बीच अगर आपने बाय रोड जा रहे हो, शॉर्टेस्ट आप कितनी स्टेट को क्रॉस करोगे, ये आपने बताना। देखो इंडिया के रफ समय मैप बनाता हूँ, ये इंडिया का साउदर्न पोर्शन आ गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इस तरह से रीजन बना देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपने यहाँ से नागालैंड से स्टार्ट करा, आपको पता है नागालैंड के, अगर हम देखें नागालैंड के यहाँ पर क्या आ जाता है? असम वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। नागालैंड से आपको असम जाना पड़ेगा। असम के आगे या तो आप बांग्लादेश से क्रॉस करो, बट उन्होंने इंडियन स्टेट पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया, तो बांग्लादेश ने आप नहीं क्रॉस करना है। तो असम के बाद आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? वेस्ट बंगाल में। तो असम के बाद क्या आ गया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से नीचे क्या? केरला जाना है तो इस रूट से ही जाओगे, पास पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के नीचे आपका आ जाएगा उड़ीसा। आप कहाँ जा सकते हो? उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आपको पता है क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश जा सकते हो। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ केरला आ जाएगा, ठीक है। केरला आ जाएगा। तो कितनी स्टेट्स होगी ये? नागालैंड और केरला को भी काउंट करना है, तो दो तो ये होगी, असम 3, वेस्ट बंगाल 4, उड़ीसा 5, आंध्र प्रदेश 6 और तमिलनाडु 7। तो टोटल 7 स्टेट को जब आप क्रॉस करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? कोट्टयम। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट थोड़ी नॉलेज चेक करने के लिए और मैप के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया था। बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ऑन द रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज। देखो ये जो आर्टिफिशियल लेक्स है ना, जो डैम्स होते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल लेक्स इनको कहते हैं,
ये भी लेक्स का पार्ट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके। तो महाराणा प्रताप सागर जो रिजर्वायर है ब्यास रिवर पे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हो कि महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहाँ पर है, ब्यास रिवर में। इस तरह सतलुज में कौन सा है, ठीक है, बाखरा नंगल कहाँ पर है, हीराकुड कहाँ पर है, ये सारा मैंने रिवर्स एंड लेक्स में पढ़ाया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसको और कौन से नाम से बुलाया जाता है, उकाई डैम, तेहरी डैम, पोंग डैम या धरोई डैम। तो महाराणा प्रताप सागर डैम को पोंग डैम के नाम से जो है बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। यस्कर, नुब्रा, शोक, ये तीनों इंडस की ट्रिब्यूटरी है। लोहित तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी थी ना, लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। यंस्कर, नुब्रा, शोक हो गया, ठीक है, ये सारी आपको पता है लेह लद्दाख वाले रीजन में है, ये सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द बिलो लेक्स वाज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो इनमें से कौन से लेक्स हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, बडकर लेक, कनकारिया लेक, वुलर लेक या अगारा लेक। तो कौन सा लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, सिंपल क्वेश्चन है। वुलर लेक जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, और इससे क्वेश्चन आना तो बनता है। तो इसके सारे फैक्ट की टेक्टोनिक लेक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। वुलर लेक से कोई रिवर क्रॉस होती है तो उसका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस। इनमें से कौन सी ड्राइस्ट प्लेस है, ड्राइस्ट प्लेस है, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या ले। तो कौन सी ड्राइस्ट है, देखो ले जो है वो ड्राइस्ट प्लेस मानी जाती है, ठीक है, इन चारों में भी, और मैक्सिमम देखा जाए तो ड्राइस्ट प्लेस ले को कंसिडर किया जाता है। तो ये इसका आंसर जो है वो ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अगर हम कोपन की क्लासिफिकेशन देखें क्लाइमेट की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ बंगाल वाले रीजन की कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कौन से पार्ट में आएगा, सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जिसका कोड AM होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई सीजन CWG, ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट AMW, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट मॉनसून सवन्ना AW। अगर मैं आपको कोपन क्लासिफिकेशन समझाना शुरू करूँ तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। देखो ये तो अभी आपको एग्जाम के लिए तैयार करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बट जम्मू कश्मीर का रीजन, लद्दाख का रीजन, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना इनकी कोपन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनका क्या कोड है। जैसे ये CWG है तो आपने देखना है जम्मू कश्मीर कौन से में आता है, लेह लद्दाख कौन से में आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर देना। जम्मू कश्मीर का एटलीस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा मेज को प्रोड्यूस करती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो मेज का लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसकी है, कर्नाटका की है। कर्नाटका और किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉफी में भी। बाबा वुडन हिल्स अभी बताया आपको, अगर हम देखें तो बाबा वुडन हिल्स कहाँ पर हैं, वो भी कर्नाटका में है। केरला, रबड़, रबड़ में केरला टॉप पे है ना, तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन पूछ ले तो शुगर केन में यूपी, आपके क्रॉप्स है ना आपके सिलेबस में, तो पूछ सकता है। टोबैको में आंध्र प्रदेश, टोबैको में आंध्र प्रदेश, ठीक है। वीट में भी यूपी रहता है टॉप में, वीट में यूपी रहता है टॉप में। राइस में वेस्ट बंगाल, राइस में वेस्ट में, पर हेक्टर में पंजाब है बट ऐसे वेस्ट बंगाल है ओवरऑल। पल्सिस ओवरऑल में मध्य प्रदेश, बाकी अलग अलग है। क्रॉप्स में लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, मैं सारे नहीं बता सकता। ग्राउंड नट में जैसे गुजरात, मैंने आपको बताया था ग्राउंड नट में गुजरात, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, और भी मैंने सारे कवर करे हुए। क्रॉप्स के रिलेटेड कहाँ से कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, खरीफ कौन सी है, राबी कौन सी है, जायद कौन सी है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का देख लेते हैं, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। कौन से ईयर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था, 1986, 1990, 1980 या 1988। तो हमें बताना है कौन से साल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था, तो 1980 में पास हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नहीं देखना है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो कब आया था, 1986 में, तो ये याद कर लो। वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट 1970, वाटर एक्ट एयर एक्ट से पहले आया था, एयर एक्ट आया था 1981 में, एयर एक्ट कब आया था 1981 में, वाटर एक्ट आया था 1974 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कब आया था, 1972 में। बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, ठीक है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में ये सब आपको कवर करवाया हुआ। डचिंगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डचिंगम नेशनल पार्क किसके साथ एसोसिएटेड है? मस्ट डियर के साथ, गोल्डन ऑरियल के साथ, येलो थ्रॉटेड मार्टन के साथ, या हैंगुल या कश्मीरी स्टैग जिसे कहते हैं उसके साथ। तो डचिंगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हैंगुल या कश्मीरी स्टैग, जिसको हम यूटी एनिमल भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ याद कर लो यूटी बर्ड कौन सा है हमारा? खलीज फिसेंट, ठीक है। खलीज फिसेंट जो है वो यूटी बर्ड है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। पहले ब्लैक नेक क्रेन था, वो लेह लद्दाख में पाया जाता है। अब जो जम्मू कश्मीर यूटी का है खलीज फिसेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, बायोस्फीयर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द जोन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अमंग द फॉलोइंग। तो बायोस्फीयर जो है किस किस की इंटरेक्शन है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। 1 और 2 मतलब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की है, हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर की है, एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर की है, ये तीनों की है। देखो बायोस्फीयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। बायोस्फीयर वो पोर्शन होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, मतलब जमीन का वो पोर्शन, पानी का वो पोर्शन, एयर का वो पोर्शन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। एटमॉस्फेयर का भी पोर्शन ले लो, हाइड्रोस्फेयर का भी पोर्शन ले लो, लिथोस्फेयर का भी, बट वो पोर्शन लेना है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, अब आ गया वाइटल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, जो सेंसस वगैरह है, डेमोग्राफी। एज पर सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशो। तो 2011 सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेट का सेक्स रेशो सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या नन ऑफ द अबव। तो किसका सेक्स रेशो सबसे कम है? पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का या नन ऑफ द अबव। तो सबसे कम सेक्स रेशो किसका था? हरियाणा का 2011 सेंसस के मुताबिक। नियर अबाउट 879 था ना, हाँ 879 था हरियाणा का सेंसस। सेंसस 2011 के मुताबिक हरियाणा की लोवेस्ट सेक्स रेशो थी। सेक्स रेशो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एज पर 2011 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन। तो कौन सी यूटी में फीमेल की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी? इसका मतलब सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा था। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है वो 1000 से ज़्यादा कौन सी यूटी पूछ रहा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार या पुडुचेरी। तो किस में था फीमेल की पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा थी? किस में थी? पुडुचेरी में। किस में थी? पुडुचेरी में। कितनी थी? 1037, ठीक है। और स्टेट में अगर बात करें तो केरला की थी। कितनी थी? 1084, ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो ये सेंसस ऑफ इंडिया एक लेक्चर लाया था, उसमें सारा आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो देख लेना अगर आपने कवर नहीं किया हुआ है। व्हेन इंडिया एंटर द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व्हाट डज इट सिग्निफाई। ये अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो इंडिया की स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। अगर थर्ड स्टेज में है इंडिया में, अगर थर्ड स्टेज में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है अनप्रेसिडेंटल हाई रेट पे, बर्थ रेट रिसीव कर रहा है, सिग्निफिकेंट फॉल हो रहा है उसमें, नन ऑफ द अबव। देखो जब भी थर्ड स्टेज आएगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, इंडिया एंटर करेगा, उसका मतलब है कि डेथ रेट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो क्रूड बर्थ रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। कितने बर्थ होते हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और पर लैक ऑफ वुमेन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पर लैक ऑफ वुमेन। तो मतलब जो बर्थ रेट है हम कितने अकॉर्डिंग लेते हैं? कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 के हिसाब से लेते हैं, पर मिलियन के हिसाब से लेते हैं, या पर लैक ऑफ वुमेन के हिसाब से लेते हैं? तो किसके हिसाब से लेते हैं? क्रूड बर्थ रेट में होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चों के बर्थ हो रहे हैं, लिविंग बर्थ हो रहे हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन। तो किसके बीच में साइन हुआ था 1960 का लखनऊ पैक्ट? किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी आगा खान, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, और बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। देखो अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, 1916 के टाइम पे गांधी जी इतने पिक्चर में नहीं आए थे, वो अभी आ रहे थे, धीरे धीरे आए थे। 1917-16 के टाइम में अभी स्टार्ट हुआ था, तो वो तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो महात्मा गांधी को अगर आप यहाँ से निकाल दो ऑप्शन ए से, ऑप्शन सी से, तो आपको बचा एक बाल गंगाधर तिलक दोनों ऑप्शन में, और मोहम्मद अली जिन्ना या आगा खान। तो देखो बेसिकली लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना में। मुस्लिम लीग जो है वो ऐड हुआ था वापस कांग्रेस में, ठीक है। और आपने यहाँ पर याद रखना है, इस इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट, इसके चेयरपर्सन मतलब प्रिसाइड कौन करे थे इस पैक्ट को? तो अंबिका चरण माजुमदार, AC माजुमदार जिन्हें कहते हैं, वो इसको प्रिसाइड करते हैं। इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी वापस इकट्ठे आए थे। आपको पता होना चाहिए कि सूरत में स्प्लिट हुआ था, मैंने सारे फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ, ये 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ था, ठीक है।
सूरज प्लेट जिसे कहते हैं, सूरज सेशन में मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए, तो उसके बाद ये इकट्ठे हुए थे 1916 के लखनऊ सेशन में, ठीक है। और 97 का जो सूरत वाला सेशन था उसको किसने प्रिसाइड किया था वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, रास बिहारी घोष में। तो देखो हिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेशन है वो किसने प्रिसाइड करा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ। ये जो 1905 के बाद वाला पीरियड है ना 1947 तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना, एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे थे हम, जिसमें हमारा शेड्यूल ये था 11, 14, 17, 20। अब एक लास्ट मॉक 23 को बचता है, ठीक है, जिसको हम OMR बेस्ड आपको देंगे। हम OMR शीट आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं आज ही सेंड कर दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। तो OMR शीट में आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको प्रिंट लेके डाउनलोड करके रख लेना। बाकी आपको जो है आपकी वेबसाइट में आपको वो PDF फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने अपनी OMR शीट में उनके आंसर्स भरने और हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर लें, फिर आपने देख लेना आपका स्कोर कितना आता है। एक बार मेन एग्जाम में जाने से पहले OMR बेस्ड पेपर देना ज़रूरी है। अभी तक आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, और जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं करा है वो इनरोल कर दो, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, 3-4 मिनट की वीडियो देख के इनरोल कर दें। ये पाँचों टेस्ट जो है अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, तो अगर आपने OMR बेस्ड टेस्ट देना है बेसिकली तो आप ज़रूर इनरोल करें इसमें। तो बाकी PDF किस तरह से शेयर होगी वो भी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। आपने क्या करना है फिलहाल, आपने अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन आपका वीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखें वीडियोस हमने डाली हुई हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। MCQs के थ्रू चीज़ें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जरूर ज्वाइन करना। PDF हम वहीं शेयर करेंगे, प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो हम वहीं शेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये सब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके रिलेटेड इस वीक में वीडियो आनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम उसमें लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।